बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। मुल्की सियासत में एक बार फिर हलचल, हुकूमत की सियासी मुश्किलात में इजाफा तो अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत मुखालिफ मुहिम में तेजी लाने के लिए दोबारा सरगर्म। और महंगाई की नई लहर से आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा, हुकूमत IMF की कड़ी शराइत के सामने बेबस। ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और मुल्की सियासत में इस वक्त हलचल है। हुकूमत की तरफ से जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं, लग ये रहा है कि हुकूमती तमाम तर इकदाम इस्लाहात के लिए नहीं हैं बल्कि आइंदा इंतखाबात के लिए हैं। और तज्ज़ियाकार कॉलम निगार ये बात लिख भी रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं वो इस्लाहात के लिए नहीं है बल्कि आइंदा इंतखाबात के लिए। हुकूमत की तरजीहात हैं क्या? आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, IMF के प्लान में हम फिर से जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है एक बार फिर से मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जानिब से यह कहा गया है कि कुछ मुश्किल फैसले होंगे और जिन अशिया पर सेल्स टैक्स नहीं था, जिनको मुस्तस्ना हासिल था, उन पर एक बार फिर से 17% सेल टैक्स लगा दिया जाएगा। इस पर हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि मुआशी तौर पर किन पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, लेकिन फिल वक्त इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हुकूमत की तरजीहात हैं क्या, हुकूमत को किन पॉलिसीज़ पर काम करना चाहिए। कम वक्त रह गया है, आखिरी साल इंतखाबात का होता है, तो इस्लाहात लानी चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। दूसरी तरफ ऑपोजिशन का किसी भी जमहूरी दौरे हुकूमत में बड़ा अहम किरदार होता है, लेकिन ऑपोजिशन खुद ही एक पेज पर नजर नहीं आती। नून लीग की अगर बात करें तो अंदरूनी तौर पर इख्तिलाफात का शिकार नजर आती है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर जो पाकिस्तान के दौरे पर थी, उन्होंने मरियम नवाज से भी मुलाकात की और शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। अब सवाल यह है कि दोनों एक ही पार्टी के रहनुमा हैं, लेकिन अलग अलग मुलाकातें क्यों हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि PDM की जमातें एक बार फिर से अलाय बनाने जा रही हैं, तो क्या हुकूमत को फिर से टफ टाइम दे सकेंगी, एक बार फिर से हुकूमत की समत दुरुस्त हो सकेगी, इस पर बात करेंगे। और आखिर में ज़रा ये भी बात करेंगे कि किस तरह से मुल्क में जो सियासी हलचल है इसका आम आदमी को नुकसान हो रहा है। अपने ज़ाती मफादात की खातिर एक आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। जिस तरह से प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, अभी कहा यह जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा होगा, बिजली की कीमत में इजाफा हो चुका है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलरेडी वेलकम बैक। स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं सहाफ़ी नसीम सिद्दीकी साहब ने। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो मुझे ज़रा आप ये राय दीजिएगा, आप खुद भी शो करते हैं, आप मिलते भी हैं, तमाम तरह आपने अदवार देखे भी हैं हुकूमतों के। अभी बहुत कम वक्त रह गया हुकूमत का। ये जो कहा जा रहा है कि जी जो भी इकदाम किए जा रहे हैं वो इस्लाहात के लिए नहीं है बल्कि इंतखाबात जीतने के लिए हैं, क्या ऐसा है? देखिए, एक्चुअली बात इसमें दो राय आ जाती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपने देखें पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए, 70 के इलेक्शन छोड़ दें, उसके अलावा हमेशा जो हारने वाली होती है अपोजिशन, वो कहती है कि यहाँ पे धांधली हुई है। तो इस्लाहात की तो बहुत सख्त ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही 2008 से लेकर 2013 तक, 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग नून की रही, और हर अपोजिशन पार्टी हमेशा धांधली के शोर मचाती रही। और अभी भी जैसे डस्का का इलेक्शन हुआ या कराची में जो इलेक्शन हुआ था हल्का 245 का, वहाँ पे ये कि धांधली हुई। तो इस्लाहात हैं तो बहुत ज़रूरी, लेकिन बात यह कि ये मौजूदा गवर्नमेंट जैसे इन चीज़ों को लेके आई है और सारा जिनके इसमें इस्लाहात में 39 पॉइंट्स है, लेकिन हर तरफ जो जिक्र है वो EVM का हो रहा है, EVM का हो रहा है। EVM पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो चुकी है, कुछ मुल्क अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ने इस्तेमाल करने के बाद उसको छोड़ दिया। या तो इसको उनको चाहिए था कि EVM से पहले डेमोस करते, जो ज़मनी इंतखाबात हो रहे हैं, कश्मीर के इंतखाबात हुए, किसी बार कौंसिल के इंतखाबात हुए, वहाँ पे ट्रायल बेसिस पे होना चाहिए था, ताकि दुनिया को, अपोजिशन को पता चले कि उसमें कितनी शफाफियत है। क्योंकि जहाँ इलेक्शन की बात आती है सबसे पहले उसमें बात आती है शफाफियत की। तो जो मौजूदा अभी परवेज मलिक साहब की जो सीट खाली हुई है उस पर भी तो टेस्ट किया जा सकता है, ऊपर टेस्ट किया जा सकता है, बिल्कुल ज़मनी इंतखाबात में। बात यह है कि आपने शफाफियत ऐसी लानी कि सबको कबूल हो। अगर आप EVM ले आते हैं और उसके बाद भी धांधली का शोर मचता है, तो फिर तो नो पॉइंट कि आप अरबों रुपए खर्च भी करें और उसके बाद ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से लोग सेटिस्फाई ना हो सकें। तो वाकई ऐसे ही लग रहा है कि ये इलेक्शन की ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं बनस्बत के इस्लाहात। अच्छा, लेकिन जब इंतखाबात करीब होते हैं, अब एक और ये चहमगोइयाँ भी चल रही हैं, हम पहले भी देख चुके हैं कि इंतखाबात से पहले जो महंगाई चल रही होती है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जैसे ही इंतखाबात करीब आते हैं सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। आम आदमी को कहा यह जाता है कि लॉलीपॉप दे दिया जाता है। क्या ऐसा ही तो नहीं है कि सब कुछ एक बार रेस करके फिर इंतखाबात के करीब आती कीमतें कम हो जाएंगी और एक आम आदमी को रिलीफ मिल जाएगा? नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं काशिफ। इसमें एक सबसे बड़ी बात तो ये कि दुनिया भर में इस वक्त महंगाई का तूफान आया हुआ है।
कोविड की वजह से जो अपना माशी हालात सारी दुनिया के ही बिगड़े चीज़ों, आप देखें कतर से जिस तरह ऑयल और गैस वगैरह की सप्लाई है वो अगले विंटर तक की उनके पास बुकिंग्स है। तो बहुत मुश्किल हालात हैं दुनिया के ऊपर इस वक्त। पाकिस्तान ने फिर भी कोविड की वजह से काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया, लेकिन इस गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। आपका कोई भी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ नहीं है, आपके कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो प्राइसेस को क्यों नहीं कंट्रोल करते? कितने ज़ख़ीरा अंदोज़ आपने पकड़े और कितने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को आपने सज़ा दी? जो एक जेन्युइन महंगाई है दुनिया की, वो तो सबको नज़र आती है। लेकिन सिद्दीकी साहब, आप ये भी तो देखिए कि अवाम पर तो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हम पंजाब में देखते हैं कि वज़रा के लिए 36 के 37 गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। देखिए, कुछ चीज़ें तो ज़रूरी भी होती हैं, लेकिन ऐसे मौके पे थोड़ा सा जो है वो ख़र्चों को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब आप आवाम के ऊपर महंगाई का बम गिरा रहे हैं तो वहाँ पे वज़रा की ऐसी अय्याशियाँ अच्छी नहीं लगती। गाड़ियों के बगैर भी गुजारा हो जाता तो है। फिर जो शुरू में ऑक्शन गाड़ियों की थी, फिर वो ऑक्शन ना करते, फिर मैंने वो वही कहा ना, इस्तेमाल हो जाती। गवर्नेंस की प्रॉब्लम है कि वो उन गाड़ियों को आपने ऑक्शन करने से आपको क्या मिल गया? वो तो एंटीक्स गाड़ियाँ भी थी, उसमें असासा भी था कुछ, तो उनसे भैंसें आपने बेच दी, उससे कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। तो ये तो बहुत ही माइनर चीज़ें, आपने माइक्रो लेवल पे नहीं, आपने मैक्रो लेवल पे जाके चीज़ों को संभालना है। और जिस तरह अपोजिशन के दौर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उस वक्त के अपोजिशन लीडर, कंटेनर पे खड़े होकर बताते थे कि प्राइम मिनिस्टर जब चोर होता है तो महंगाई बढ़ती है, लेकिन तो आपने पेट्रोल आपने एक बढ़ता है। और चीज सिद्दीकी साहब ऑब्जर्व की है कि कंटेनर पर खड़े होकर उस वक्त की हुकूमत पर जिन जिन पॉलिसीज पर तनकीद की जाती थी, जिन फैसलों पर तनकीद की जाती थी, अब उस वक्त की ऑपोजिशन अब हुकूमत में आने के बाद वही पॉलिसीज और वही फैसले खुद कर रही है। एलपीजी के हवाले से लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उन पर तनकीद की जाती थी, जी अगर एलपीजी सस्ती हो जाएगी तो फिर हम इस कॉन्ट्रैक्ट में, अब खुद ही वही तवील मुद्दती बात यही कॉन्ट्रैक्ट है कि किए जा रहे हैं। अपोजिशन में रह के तकरीरें करना बहुत आसान होता है, और हुकूमत में आके हुकूमत करना जो है ना, वो बहुत मुश्किल चीज़ होती है। और मैंने कहा ना कि इस गवर्नमेंट की गवर्नेंस की प्रॉब्लम रही, क्योंकि अपोजिशन में जब थे इमरान खान साहब, तो वो कहते थे कि मेरे पास 200 बंदों की मुआशी टीम है, हमने सारा प्लान बनाया हुआ है। लेकिन आप देखें कि मुआशी टीम के जो कप्तान थे असद उमर, वो आते साथ ही आपने उनको रिटायर्ड हट करके बाहर निकाल दिया, और IMF के जो वज़ीर ख़जाना थे वो आपको रखने पड़ गए। तो ये हुकूमत करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और इन चीज़ों को अब किसी हुकूमत में रह के आप ये नहीं कह सकते कि माफियाज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं या फला मसला आ रहा है। आप हुकूमत हैं, आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। और अब तो इलेक्शन में बहुत कम टाइम रह गया है। आप जब इलेक्शन में जाएंगे तो किस नारे के साथ जाएंगे? ना आपने करप्शन में लोगों को अभी तक सज़ा हुई है जो इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगे, ना आप महंगाई कम कर सके, ना आप रोज़गार दे सके, तो आप कौन सा नारा लेके अब इलेक्शन में जाएंगे? क्योंकि आपको जो पिछले इलेक्शन में वोट मिला था वो एक तब्दीली का मिला था, और इस वक्त कहीं पे भी तब्दीली नज़र नहीं आ और रही। इस वक्त तो जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम दिए बल्दियाती इंतखाबात का, उसके भी हुकूमत पाबंद है, उसमें भी राय मुनकसम नज़र आ रही है पीटीआई के अंदर ही कि पंजाब में बड़ा जो है तगड़ा चैलेंज का सामना हो सकता है। देखिए, आप जो कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे PTI को बिल्कुल पजीराई नहीं मिली, और नून लीग ने वहाँ पे बहुत सारी सीटें ली हैं। और अगर इस मौके पे बल्दियाती इलेक्शन करते तो PTI को तो बहुत सख्त नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त लोग महंगाई से तंग हैं, और महंगाई के ख़िलाफ़ अगर वो दूसरी पार्टियों को वोट देंगे और जो बल्दियाती इंतखाबात का रिज़ल्ट निकलेगा वो रिफ्लेक्शन देगा अगले जनरल इलेक्शन के अंदर। तो PTI के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। इनको चाहिए कि एज सुन एज ये आवाम को रिलीफ दें। ये जब GDP की बात करते हैं या बड़ी बड़ी फिगर्स, वो किसी को नहीं समझ आती। जो गरीब है ना, वो तो देखेगा कि दाल कितने की मिल रही है, चावल कितने का मिल रहा है, आटा कितने का मिल रहा है, रोटी कितने की मिलती। तो इनको महंगाई पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। अगर ये आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहेंगे तो अच्छा, PTI के लेकिन अगले इसमें इलेक्शन बड़े मुश्किल अगर हम होंगे। ऑपोजिशन का जो किरदार होता है, ऑपोजिशन ने भी अपना किरदार अदा नहीं किया। ऑपोजिशन नैब और करप्शन और इन केसेस में उलझी रही और ज़ाती मफादात की खातिर जो है वो रैलियां और एहतजाज किए जाते रहे। ऑपोजिशन का अब देख रहे हैं कि एक बार फिर से ऑपोजिशन की जमातें अलाय बना रही हैं। पहले भी अलाय बना था, कुछ फ़ायदा नहीं हो सका। क्या अब इतने कम वक्त में ऑपोजिशन हुकूमत को कहीं राह रास्त पर ला सकेगी? असल में ये अपोजिशन इतनी कमज़ोर है कि उसने हुकूमत को मजबूत कर दिया है। क्योंकि अगर अपोजिशन का काम ये है कि जब आप असेंबली में जाते हैं, बेशक आप अपोजिशन में हैं, लेकिन आपके हल्के वालों ने आपको जो वोट दिए हैं वो अपनी बेहतरी के लिए दिए कि आप असेंबली में जाके वहाँ पे लॉज बनवाएंगे और उनकी आवाम की बेहतरी के लिए कुछ करेंगे। तो अभी भी अपोजिशन का असेंबली में कोई ऐसा रोल नहीं नज़र आया जिससे उन्होंने कोई आवाम के बेनिफिट, उनको ये होता था कि NRO दे दो, हमारा फ़लाँ जो है डिप्टी अपोजिशन लीडर वो जेल में है तो उसको प्रोडक्शन ऑर्डर उसका दिया जाए। यानी कि अपने मफादात के लिए सारी चीज़ें हुई हैं, और शोर गोगा इतना किया जाता है असेंबली में कि वो लगता है कि वो एक मछली बाज़ार बना हुआ है। लेकिन अभी भी जो ये दोबारा इनका इकट्ठ हो रहा है PDM का, मेरा ख्याल से नाकाम होगा, क्योंकि उसमें बड़ी मेजर ANP जो और पीपल्स पार्टी उसमें से अलहदगी इख्तियार कर चुकी है। अभी भी आपको इख्तलाफ नज़र आएगा कि मौलाना कह रहे हैं कि हम
कोयटा से जो है बलूचिस्तान से रैली की सूरत में जो है वो लॉन्ग मार्च करना शुरू करेंगे और पूरे सिंध को क्रॉस करते हुए पंजाब में दाखिल होकर इस्लामाबाद में आएंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून का नज़रिया डिफरेंट है, वो नहीं चाहते कि आप कोयटा से शुरू करें, क्योंकि वो समझते हैं कि सिंध में आपको इतनी पजीराई नहीं मिलेगी क्योंकि आप पीपल्स पार्टी को पहले आउट कर चुके। पहले भी इख्तलाफात इसी तरह शुरू हुए थे कि एक जमात कहती थी कि जी इस्तीफ़े दे दिए जाए, जबकि पीपल्स पार्टी चाहती थी कि अगर आपने अदम एतमाद पहले पंजाब में लेके आए, क्योंकि वहाँ पे नून लीग बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि पीटीआई से उनकी ज़्यादा सीटें, पीटीआई ने इत्तेहादियों के साथ मिल के वहाँ पर हुकूमत बनाई हुई है। तो वो इख्तलाफ था जिसकी वजह से इतनी दो पार्टियां बीच में से निकल गई। अभी भी ये एक पेज पे नहीं आ रहे, वो कहते हैं कोयटा से शुरू करें, वो चाहते हैं पंजाब से शुरू करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इत्तेहाद कामयाब होगा। दूसरी बात ये कि ये मौका अब जो है वो इसलिए नहीं है कि आप इस वक्त इख्तलाफ करें ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि आपके जो वर्कर्स हैं वो अगर आप अभी से उनको थकाना शुरू कर देंगे तो जनरल इलेक्शन से पहले रिजल्ट भी कोई नहीं निकलेगा, आपके वर्कर्स भी थक जाएंगे, आपको कोई नतीजा तो फिर ये टाइमिंग क्यों रखी गई इस सब अलाई की और एहतजाज की और इस तरह से इत्तेहाद बना के इस मार्च की? मतलब जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं कि इस तरह से आपका वर्कर थक जाएगा, आप आम इंतखाबात तक तो उस तरह से आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो ये टाइमिंग क्यों रखी गई इस वक्त में, क्यों? वजह यह है कि जैसे मौलाना फजल रहमान है जो कि प्रेसिडेंट है पीडीएम के, वो तो बिल्कुल असेंबली से आउट हैं, तो वो अपने ज़िंदा रहने के लिए, अपने वर्कर्स को जिला बख्शने के लिए वो कोई ना कोई कोशिश करते रहते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई इस किस्म की धमकी लगाएं या धरना दें जिससे हुकूमत को टफ़ टाइम मिलेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हुकूमत को बिल्कुल कोई टफ़ टाइम नहीं। आप देखेंगे जब पीडीएम का पहले बहुत ज़ोर शोर था, शुरू के जो जलसे थे उनके वो बहुत बड़े बड़े हो रहे थे, उस वक्त हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो सकता था। लेकिन आप देखा कि जो लाहौर का जलसा हुआ था, जिसको कहा जा रहा था कि ये मरीम नवाज़, पीडीएम और नून लीग का शो होगा क्योंकि नून लीग का गढ़ है लाहौर, और आपने उस दिन देखा कि इमरान खान साहब ट्रैक सूट में अपने बनी हुआ गाला वाले घर में अपने कुत्तों को जो है वो फूड दे रहे थे, खाना खिला रहे थे। तो गवर्नमेंट ने तो कभी भी प्रेशर नहीं लिया, क्योंकि पीडीएम खुद जो है मिल के कोई ऐसा प्रेशर अभी तक बना नहीं मीडिया में जितनी जमातें हैं उनका अलाय होना तो एक तरफ, लेकिन जो जमातें अलाय कर रही हैं उन जमात में अंदरूनी तौर पर भी एक पेज पर होना तो जरूरी है। नून लीग अंदरूनी तौर पर इस वक्त आपको क्या लग रहा है? इख्तलाफात का बज़ाहिर तो वो कहते हैं जी कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन हमें जो चीज़ें हो रही हैं वो नजर आ रही होती हैं इख्तलाफात है, तो कौन वारिस है फिर नून लीग का? कौन नवाज शरीफ का वारिस? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। वजह यह है कि नून लीग के अंदर तो इस वक्त दो बयानियाँ चल रही हैं। एक मफामती बयानी है जो शहबाज शरीफ और जिसको हमजा शहबाज जो है वो कैटर कर रहे हैं। दूसरा मज़ामती, सिर्फ मज़ामती ये नहीं है कि आप अपोजिशन होते हुए हुकूमत को टफ़ टाइम दे रहे हैं, आप पाकिस्तान के सबसे बावकार इदारे को, जिस इदारे को मलीन करने की भारत भी कोशिश करता है, आप उस इदारे के ऊपर इतना ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। जो मज़ामती बयानिया है नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ का, मेरी कई MNAs के साथ बात हुई है, मुस्लिम लीग रहनुमाओं से बात हुई है, वो भी इस बात को पसंद नहीं कर रहे कि आप अपने इदारे के ऊपर अगर अटैक करके चलेंगे तो आप हुकूमत में नहीं आ सकते। आप जो है हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं, महंगाई का शोर है, आप उसके ऊपर बातचीत करें, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे आप हुकूमत को आड़े हाथों ले सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट जो है वो इदारे के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये दो बयानिए इस किस्म के चले जिसकी वजह से बहुत बड़ा क्लैश है। अच्छा, ये जो इस तरह के बयानिए आते हैं, अब जमात पाकिस्तान की है, पाकिस्तान को मजबूत करना तमाम जमातों का फ़र्ज़ है, लेकिन इससे मुल्की साख को कितना इफ़ेक्ट होती है? मुल्की साख, इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब होता है? आप देखें कि जब अभी अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया है, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा हमारे DG ISI जो थे अपना फैज़ हमीद साहब, उनके ऊपर अमेरिका की तरफ से भी बातें आई, इंटरनेशनल भी, और इंडिया ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया। और आप देखें कि एक दिन मरीम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, यानी कि जो दुश्मन का बयानिया है, जो दुश्मन बातें कर के खुश हो रहे हैं। एज अ पॉलिटिकल लीडर ये रवैया काबिल अफसोस है, ये रवैया नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर कोई घर में जंग है आपके घर में, तो आप उसको घर के दरवाज़ों के अंदर रखें। आजकल तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि अभी बात आपके मुंह से निकलती है और वो दुनिया में फैल जाती है। तो अगर आपके किसी बयान से इंडिया खुश हो रहा है तो मेरा ख्याल है कि ये रवैया अफसोसनाक है, जिसकी वजह से सियासी तौर पर भी साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? हम जिस तरह से तमाम तर सिचुएशन में देखते हैं, नून लीग बहुत ज़्यादा खबरों में आ रही होती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस हिसाब से नज़र नहीं आ रही। आप देखें कि पीपल्स पार्टी का अगर आपको याद हो तो लास्ट गिरफ्तारी कब हुई थी उनके किसी भी लीडर की? सारा मलबा तो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स भुगत रहे ना, तो वो कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में भी हैं। आप देखें कि उनकी अभी भी आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के हवाले से आपने देखा 2 साल 17 घंटे पहले तक खुर्शीद शाह साहब की हुई थी, उसके बाद कोई उनके ऊपर नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी अब सुकड़ के जो है ना, वो बिल्कुल एक रीजनल जमात रहेगी, जिसका मुझे अफसोस भी है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी जमातें होनी चाहिए जो कौमी जमातें हो, जो पाकिस्तान का नाम लेके आगे चले, सुबाइयत नहीं आनी चाहिए।
कल जरदारी साहब ने कहा तो था पिछले दिनों कि जी अगली हुकूमत उनकी होगी, उनकी बारी होगी, लेकिन पंजाब में अगर आपके पास सीटें नहीं है तो आप मरकज़ में नहीं बना सकते। तो पंजाब में तो जो ज़मीनी इलेक्शन है उसमें आपको 250-300 वोट मिल रहा है, आपके पास पंजाब से 4 के 5 सीटें इस वक्त हमने मौजूद देखा हैं। था माजी में चंद महीने पहले, चंद हफ्ते पहले मुलाकातें भी हुई जहांगीर तरीन साहब के साथ। कोई साजबाज तो नहीं चल रहा खुसरो बख्तियार के हवाले से कुछ? देखिए, अगर उनके साथ आप साजबाज कर भी लें, इस वक्त आपको पता है कि कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के पास 45 सीटें हैं जो जनरल इलेक्शन में उनको मिली थी। जनरल इलेक्शन में 44 मिली थी, एक अभी उन्हें जो फैसल वाडा वाली सीट थी वहाँ से उनकी 45 हो गई। उसमें से पंजाब से कोई 6 के करीब सीटें हैं उनके पास। तो अगर ये बहुत ज़ोर भी लगा लेंगे, जहांगीर तरीन को मिला लेंगे, तो ये 60 पे चले जाएंगे, 65 पे चले जाएंगे। तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो नहीं आ सकते ना। तो किसी के साथ कोalition कर सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की अब ना वो परफॉर्मेंस रही। बेनज़ीर भुट्टो के बाद एक दफ़ा इनको उस वक्त वोट मिल गए थे पीपल्स पार्टी को, क्योंकि ताज़ा शहादत हुई थी बेनज़ीर भुट्टो की। उसके बाद आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन ले लें, कश्मीर के इलेक्शन ले लें, पंजाब में ज़मनी इंतखाबात ले लें, KPK में उनके पास कोई सीट नहीं है, एक आध शायद सीट हो, बलोचिस्तान में नहीं है, तो वो तो एक बिल्कुल रीजनल पार्टी होकर रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, तमाम तर सूरत पर बात कर रहे थे। हुकूमत का वक्त कम है, पॉलिसीज बेहतर करने की ज़रूरत है। आम आदमी को टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता, जब तक आप आम आदमी को रिलीफ नहीं देंगे आम आदमी की नज़र में आपका रुतबा नहीं बढ़ सकेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद मईशत के हवाले से ही बात करेंगे कि मुआशी तौर पर मुश्किल फैसले करने की बात की जा रही है। कौन से मुश्किल फैसले हैं जो अभी होना बाकी हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इक़्तिदार में आई तो मईशत को बेहतर करने का नारा बुलंद किया था और कहा यह गया था कि शुरू में मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे, लेकिन अब 3 साल का वक्त गुजर चुका है और अभी भी यही सुनने को मिल रहा है कि मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। लेकिन ये कौन से मुश्किल फैसले हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे और एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा है? हम IMF के प्लान में जब भी जाते हैं तब मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं और एक बार फिर से IMF में जाने के बाद कहा यह जा रहा है कि सख्त शराइत पर मज़ाकरात शुरू हो गए हैं। 334 अरब की सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तैयारी की गई है, जबकि 5 बड़े दरामदी शोबों पर 17% जनरल सेल्स टैक्स लगने का इम्कान है। मोबाइल फोन्स पर भी जो है ये सेल्स टैक्स आयद कर दिया जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल पर जरा बात करने की जरूरत है कि कर्ज की फराहमी के लिए मुस्तस्ना अशिया पर 17% सेल्स टैक्स आयद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर से बढ़ने का इम्कान है, बिजली की जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है आम आदमी के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। हुकूमत को किन पॉलिसीज पर काम करने की जरूरत है, कौन से मुश्किल फैसले हैं जो मजीद करना पड़ेंगे और मजीद क्या पॉलिसीज होनी चाहिए कि महंगाई में कमी हो सके। महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन एक आम आदमी की बाइंग पावर उस तरह से नहीं बढ़ रही है, तो इस हवाले से क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो मुआहिदे किए जा रहे हैं दीगर ममालिक के साथ, उस हवाले से कहा यह जा रहा था कि तवील मुद्दती मुआहिदे नहीं करने चाहिए, अब वही मुआहिदे फिर से हो रहे हैं। तो इस सारी जरा सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मुझे बात करने के लिए प्रोग्राम में माहिर मुआशिया डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो जरा यही फरमाइएगा कि मुश्किल फैसले करने की बात की जाती थी आगाज से ही, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई, और अभी तक वही बात हम सुन रहे हैं कि अभी भी मुश्किल फैसले करने की जरूरत है। क्या अभी मजीद मुश्किल फैसले होंगे और कौन से मुश्किल फैसले हैं जो भी होने? देखें, जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान की अपनी कोई पॉलिसीज़ नहीं होती हैं। आपको दिया जाता है कि ये आपने करना है, और वो जो आपको कहा जाता है करने के लिए वो डिपेंड करता है कि आपके रिलेशन सुपर पावर के साथ कैसे हैं। अगर अच्छे होंगे तो थोड़ी सी नरमी होगी, अच्छे नहीं होंगे तो सख्ती होगी। तो ये एक ट्रेडिशन है, और आजकल हम सबको पता है कि इतने अच्छे ताल्लुकात तो हमारे नहीं हैं, तो इसलिए सख्ती बहुत ज़ोरों पे है। और इन सब, आप यकीन करें कि मुझे दुख होता है कि मैं इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो प्राइम मिनिस्टर को मना करता रहा शुरू में कि आप जाएंगे, आप फंस जाएंगे और ज़ख्मों से चूर होंगे आप। आज देखें वही हो रहा है। काश के प्राइम मिनिस्टर तन्हाई में बैठ के कभी याद कर लें वो अल्फाज कि मैंने कितना मन को मना किया था कि बहुत मुश्किलात होंगे आपके लिए। आज जब रोज़ बिजली, गैस और इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, रुपये किधर जा रहा है कुछ नहीं पता, बिजली की कीमत बढ़ गई, गैस की कीमत बढ़ गई, टैक्सों के अंबार लगेंगे,
तो इससे मईशत कैसे बेहतर हो सकती है, ये मेरे समझ से बाहर है कि इन तमाम इकदाम से कोई IMF का आदमी मुझे बताए आकर कि इससे पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो जाएगी। यार 33 साल से तो हम यही काम कर रहे हैं, एक दो साल नहीं, 33 ईयर्स, बारिंग 2004 एंड 2008 जब हम IMF के प्रोग्राम में नहीं थे। और वही पीरियड आप देखें कि माशाल्लाह बहुत बेहतर पीरियड था पाकिस्तान की मईशत के लिए, जब हम नहीं थे IMF में, क्योंकि हम पॉलिसी बनाते थे। लेकिन जब हम IMF में चले गए तो हम पॉलिसी नहीं बनाते हैं, हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी की दी हुई पॉलिसीज़ को। तो यही है हमारे, अब ये हमने जो जिस रास्ते का हमने चुनाव कर लिया है, अब इसमें यही है, कांटे ही कांटे हैं। इसमें आपको कोई खैर की खबर कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि IMF का प्रोग्राम होता ही ऐसे है। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से आपने ऑप्शंस की बात की, तो जरा हमारे व्यूअर्स के लिए कहिएगा कि आपकी राय क्या है कि क्या ऑप्शंस उस टाइम लिए जाते तो अब सूरत हाल वैसी ना होती। यार अब ये मैं कोई करोड़ों मरतबा इसको रिपीट कर चुका हूँ। जब आप प्राइम मिनिस्टर को ये बात कहें कि सर आप ना जाएं IMF में, और प्राइम मिनिस्टर कहे कि भाई अगर मैं नहीं जाऊं तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, तो अगर मेरे पास कोई ऑप्शन ना हो तो मैं प्राइम मिनिस्टर को कन्फ्रंट कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर से कि सर आप ना जाएं। तो प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत सारे लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। देखिए प्राइम मिनिस्टर बहुत पॉपुलर थे, जब वो इलेक्ट हुए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही उनकी पर्सनालिटी वाज नोन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज ए स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पे। तो वो तो दुनिया में जाने पहचाने लोग थे। हमें तो उनके इसकी जो प्राइम मिनिस्टर के जो लोग जितना जान रहे थे, हमने उनको कैश करना था, हमने मार्केट में जाके बॉन्ड फ्लोट करना था। जो पैसे IMF हमें रुला रुला के मईशत को बर्बाद करके दे रहा है, हम जाके बॉन्ड फ्लोट करते। हमने बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, बॉन्ड फ्लोट कर सकते हैं, GDR कर सकते हैं, मतलब इंटरनेशनल डेट कैपिटल लेकिन मार्केट में लेकिन ट्रिलियन ऑफ डॉलर पड़े होते हैं, डॉक्टर साहब, जहां करेक्ट से मी हमने इफ आई एम रॉन्ग, जब भी हम बात करते हैं मईशत के हवाले से, मईशत को मुस्तहकम करने के हवाले से, पॉलिसीज के हवाले से, तो बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शंस तमाम तर इकोनॉमिस्ट दे रहे होते हैं। आपने भी बड़ी इदारा जाती इस्लाहात के हवाले से बात की, अभी भी आपने ऑप्शंस का जिक्र किया। तो गवर्नमेंट इन ऑप्शंस को क्यों नहीं काबिल गौर लाती? गवर्नमेंट इन ऑप्शंस पर क्यों इंप्लीमेंट नहीं करती और IMF में चली जाती है? क्या कोई वजूहात हैं अंदरूनी तौर पर? देखिए IMF में मुल्क जाते भी हैं और खींच कर लेकर जाया भी जाता है, समझ रहे हैं आप? जी। जो खींच कर लेके जाने वाली बात है ना, इसको ज्यादा अंडरलाइन कर लें, क्योंकि जब आप IMF के पास होंगे तो सुपर पावर के हाथ में एक लीवर तो होगा ना, आपको प्रेशर आप पर डालने के लिए, आपसे काम लेने के लिए। आप उनका अगर नहीं होंगे IMF में, तो उनके पास तो कोई लीवर ही नहीं होगा आपसे कोई काम लेने के लिए। तो होता यह है कि कुछ पुल फैक्टर होते हैं और कुछ पुश फैक्टर। पुश अंदर से किया जाता है, तो ये और अंदर पुश से वो लोग फैक्टर होते हैं। इशारा उसी तरफ तो नहीं है कि जो IMF से ही लोग आए थे उन्होंने ही पुश किया? फिर IMF से जो लोग आए थे वो तो आखिरी दिनों में आए, जब सिर्फ साइन करना था ना। लेकिन उससे पहले जब हम जाके बातचीत शुरू कर दी और बहुत एडवांस लेवल तक हम पहुंच गए, तो उस वक्त भी कुछ पुश फैक्टर थे कि लेके चलो पाकिस्तान को, और कुछ पुल थे जो वहां से कह रहे थे लाओ पाकिस्तान को। तो उधर से लाओ था, इधर से लेकर चलो था। उसके बाद जो है जो लोग लेके गए वो हट गए, तो फिर दो ऐसे लोग उतारे गए, एक इस्लामाबाद में और एक कराची में। जो जब जो मुज़ाकरात किया तो इधर IMF इस्लामाबाद था और उधर IMF वाशिंगटन था। ऑल दी फैमिली अफेयर्स था, जो मर्जी अब डॉक्यूमेंट रख दें, दोनों ने साइन कर दिए थे। ओके, गॉट योर पॉइंट। आज आप डॉक्टर साहब, देख ये रहे हैं बताइएगा, ये कहिएगा कि जी, हमारा गर्दिशी कर्जा बढ़ता जा रहा है और अगर ये मजीद इसी तरह से बढ़ता जाएगा तो हमारा दिवालिया निकल जाएगा। इस हवाले से आपकी क्या राय है कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? यार मेरे ख्याल में इस हुकूमत को एक क्रेडिट तो देना चाहिए कि इन्होंने IPPs के साथ मिल के एक मुआहदा किया है, और अब मुझे नहीं पता कि मुआहदा
पे अमल दरामद शुरू हो गया है या नहीं हुआ है, लेकिन वो माहदा इतना बेहतरीन है कि ये हमारे मसले को हल कर देगा। जितने भी सोर पॉइंट थे जिसकी वजह से हमारे गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे थे, तो वो इस हुकूमत ने IPPs के साथ बैठ के मुज़ाकरात करके उसको पाए तकमील तक पहुंचा दिया है। अब मुझे हैरानी होती है कि इतने अच्छे अच्छे काम भी इस हुकूमत ने किए हैं जो आवाम तक नहीं पहुंच रहे हैं। अगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ IPPs के साथ मुआहदा, अगर ये आप आवाम को बताएं तो फिर आप ये सवाल नहीं करते मुझसे, लेकिन अच्छे काम करने के बावजूद वो काम पब्लिक में नहीं लाते। तो ये भी अजीब चीज है कि और ये इनके जो स्पोक्स पर्सन है, ये उनकी कमजोरी है। या तो ये कहें कि जी वो माहिदा हमने किया ही नहीं है। मेरे नॉलेज में तो तो है कि इसीलिए वो फिर माहिदा हमाद है। अजहर साहब ने भी आज कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने यही कहा कि आईपीपीज को हमें पैसे देने पड़ रहे हैं, वो बिजली ना भी बनाएं। तो ये सारी सूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में ये फरमाएगा, मेरे पास वक्त आखिर में है, तो क्या पॉलिसीज होनी चाहिए आने वाले वक्त में? आपको लग रहा है कि एक आम आदमी को रिलीफ मिल सकेगा? क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन बाइंग पावर नहीं बढ़ रही है। आटा, चीनी, दाल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसी के साथ ये भी कि एक ही शहर में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ कीमतें हैं, तो प्राइस भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। देखिए, बात यह है कि महंगाई तो नहीं होगी जब आपका रुपया फ्री फॉल रजीम में चला जाए, जिसको कोई पता नहीं कि कल कहां पर होगा। वहां महंगाई तो बाय डेफिनेशन ही होगा, बाय डेफिनेशन। हम दालें भी इंपोर्ट करते हैं, मुल्क में पैदा नहीं होता है। हम चना भी इंपोर्ट करते हैं, जब मुल्क में पैदा नहीं होता है। हम खुर्दनी तेल भी बाहर से लाते हैं, हम पेट्रोल भी लाते हैं, डीजल भी लाते हैं, गैस भी लाते हैं। ये सारी चीजें, दवाएं भी हम लाते हैं, दवाएं भी महंगी होंगी, खाने पीने की अशिया महंगी होंगी, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ेंगे। इस सारे का सारा पास ऑन होगा, अफरात की शरह बढ़ेगी इसकी वजह से। और स्टेट बैंक बिल्कुल छुरी लेकर बैठा हुआ कि जैसे ही अफरात की शरह बढ़े तो हम इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाएंगे। कितना देखें, हमारे यहाँ कोई कॉमन सेंस भी हमारे लोगों की खत्म हो गई है कि एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्री फॉल कर दिया एक्सचेंज रेट को, 152 से 172 पे पहुंचा दिया, तो उससे महंगाई बढ़ेगी। और जैसे महंगाई बढ़ेगी उससे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना है कि हमने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, उसके अलग नुकसान होंगे। मतलब ये पॉलिसीज है जिसको हम वाशिंगटन कंसेंसस कहते हैं, खुदा के वास्ते इसको समझने की बहुत जरूरत है। ये सारा कैच इसी में है। उसको कहते हैं ना कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। ये जो वाशिंगटन कंसेंसस है जिसके 4 पॉलिसीज होते हैं, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट फिस्कल पॉलिसी, जो है मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और यूटिलिटीज के प्राइसेस को बढ़ाओ, ये 4 ऐसे चीज हैं, ये सारा इसी के अंदर मौजूद है, जिस हमारे लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया। ये चीज की ये 4 पॉलिसीज जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके मुल्क में गुर्बत फैलेगी, आपके मुल्क में महंगाई होगी, आपके मुल्क में कर्जों का बोझ बढ़ेगा। ओके, बस। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर पॉलिसीज़ पर बात कर रहे थे। आगाज़ में भी इदारती इस्लाहात पर ऑप्शंस दिए गए थे, हुकूमत को तमाम तर इकोनॉमिस्ट की जानिब से ऑप्शंस दिए गए थे कि IMF में जाना कोई फ़ाइनल नहीं है, IMF के बगैर भी हम मईशत को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन सम हाउ पुश किया गया IMF में जाने की तरफ, और IMF की तरफ जाना भी मजबूरी थी पाकिस्तान की। अभी फिर से देखते हैं महंगाई का नया तूफान आने को, एक आम आदमी को कब रिलीफ मिलेगा, कब उम्मीद बराएगी एक आम आदमी की। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।